नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी बात मध्य प्रदेश में। आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में सियासी खेल अचानक से ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जिसने कांग्रेस की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की इकलौती उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने अपने नामांकन पत्र में तेलंगाना की एक अदालत में लंबित आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी और बीजेपी की शिकायत के बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने नोटिस जारी किया, जवाब मांगा गया, लेकिन निर्धारित समय तक कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद जांच में तथ्यों को छिपाने का मामला सामने आने पर नामांकन तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक तकनीकी चूक है या फिर कांग्रेस की ओर से हुई गंभीर राजनीतिक लापरवाही। जिस समय कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी और क्रॉस वोटिंग की आशंका से निपटने में जुटी हुई थी, क्या उसी दौरान उम्मीदवार के नामांकन की कानूनी जांच को नजरअंदाज कर दिया गया? क्या पार्टी नेतृत्व को इस लंबित मामले की जानकारी थी, और अगर थी तो उसे नामांकन पत्र में शामिल क्यों नहीं किया गया? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी से अपनी बड़ी राजनीतिक जीत बताकर जश्न मना रही है और बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस ने नियमों को हल्के में लिया, अब उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। वहीं कांग्रेस इसे राजनीतिक दबाव और तकनीकी व्याख्या का मामला बता सकती है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या मीनाक्षी नटराजन ने जानबूझकर यह जानकारी छिपाई? क्या कांग्रेस के पास अब कोई कानूनी या संवैधानिक विकल्प बचा है? और क्या इस पूरे घटनाक्रम ने राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की संगठनात्मक तैयारी और गंभीरता पर सवालिया निशान लगा दिए हैं? आज इसी पर होगी आपकी बात। तो नॉमिनेशन रद्द होने के बाद यहां पर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी खेमे में जश्न मनाया जा रहा है और इस बीच कैलाश विजयवर्गीय और मंत्री राकेश सिंह ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, आपको सुनाते हैं। न्याय की जीत हुई है। हमारे कार्यकर्ता श्री महेश केवट जी को आशीर्वाद मिला है। जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते। कांग्रेस ने हमेशा संविधान की हत्या की है। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं उनका मजाक उड़ाया है। यहाँ पर भी उन्होंने मजाक उड़ाने की कोशिश की और गलत बयानबाजी की। ये तो हमारे वकील साहब के ने बहुत अच्छी तरीके से हमारी बात रखी, संकेत गुप्ता जी ने, और कुछ हमारे तेलंगाना के कांग्रेस के मित्रों ने भी हमारी मदद की है। तो उसके फॉर्म अपूर्ण था, उन्होंने जानकारियां गलत दी थी और उन सभी आधारों पर पर्याप्त मात्रा में अवसर मिला। दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क रखे, लेकिन चूंकि उनके फॉर्म में गंभीर त्रुटियां थी, जानबूझकर तेलंगाना में दर्ज मामले को छुपाया गया था और इस आधार पर उनका मामला रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके फॉर्म को निरस्त किया। और इस तरह से अब हम ये मान सकते हैं कि सत्य और सच्चाई की जीत हुई है। तो बीजेपी ने इसे सच्चाई की जीत बताया, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है? पीसीसी चीफ जीतू पटवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, सुनते हैं। चुनाव आयोग ने निराधार तरीके से जो आज फैसला किया, देश में जितने भी निर्वाचित सांसद है, विधायक है, क्या उन लोगों में से किसी के खिलाफ लीगल नोटिस सर्व हुए या नहीं? कैबिनेट के अंदर, केंद्र कैबिनेट में कितने मंत्री हैं जिनके खिलाफ चुनाव का फॉर्म बढ़ते वक्त लीगल नोटिस आया नहीं? बहुत बड़ी तादाद के अंदर उन सभी के खिलाफ इस तरह के प्रकरण, जिसे हम लीगल नोटिस कहते हैं, वो है। तो कानूनन तौर के ऊपर इस फॉर्म में क्या ये प्रावधान है कि लीगल नोटिस का उल्लेख करना? कोई भी फॉर्म अगर देख ले
तो लीगल नोटिस का उल्लेख का प्रावधान ही इस फॉर्म में नहीं है। उसके उपरांत चुनाव आयोग क्या कानूनन तौर पर, संवैधानिक तौर पर चुनाव कराकर प्रतिनिधि संसद में भेजना चाहता है या किसी और ताकतों के नियुक्त किए हुए प्रतिनिधि को संसद में भेजना चाहता है? सबसे बड़ा सवाल ये है। संवैधानिक तौर पर चुनाव करवाना, लोकतांत्रिक तौर पर बहुमत के माध्यम से संसद के अंदर प्रतिनिधित्व होना, यह आज इस फैसले के बाद देश में समाप्त हो चुका है। अभी तक चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा था, अब चुनाव आयोग खुद सीट डकैती कर रहा है। क्या देश में इस तरह से गैर संवैधानिक संसद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? गैर कानूनन संसद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल यह है, जैसे अंग्रेजों के सामने। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी जी को, और इस दौरान उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी हमला बोला, भारतीय जनता पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला, और एक बहुत बड़ा खेल इस वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश में। और इस बीच एक खेमा जो कि बीजेपी जश्न मना रही है, लेकिन कांग्रेस में हलचल तेज है। अब क्या किया जाए, आगे क्या करने वाली है कांग्रेस, ये तमाम चीजें हैं। और ऐसे में आज के सवाल क्या हैं? आज के सवाल सबसे पहले नजर डालते हैं। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस का खेल खत्म, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, नामांकन में केस की जानकारी छिपाना महंगा पड़ा, वैकल्पिक उम्मीदवार क्यों नहीं किया खड़ा? कांग्रेस बोली ओबीसी, महिला और लोकतंत्र का अपमान, बीजेपी बोली कांग्रेस को मिला झूठ का इनाम। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बाहर, कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन रद्द के लिए कौन है जिम्मेदार? तो बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। कई सारे सवाल भी हैं। आज कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द हो गया है, और इस पर बातचीत भी करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं निशांत बिसेन जी। निशांत जी, बहुत स्वागत है आपका। और प्रवक्ता कांग्रेस हैं उमेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका भी। वरिष्ठ पत्रकार भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूँ। उमेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है। बड़ा दुख हुआ, बहुत तैयारी आपने की, लेकिन आप लगातार बाड़ेबंदी में लगे रहे और यहाँ पे दूसरा खेल हो गया। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये देखिए जो खेल हुआ है ये एक लीगल इशू है। लीगल इशू ये है कि लिली थॉमस के जजमेंट में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सभी कैंडिडेट को शपथ पत्र में अपने बारे में पूर्ण तथ्य देने हैं। ठीक है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया है, तो सभी प्रत्याशियों को ये संपूर्ण अपने बारे में जानकारियां देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकरण का हवाला देकर उनका नॉमिनेशन कैंसिल किया गया है, वो प्रकरण अभी किसी भी न्यायालय में पंजीबद्ध होकर एक दांडिक न्यायिक प्रकरण के रूप में दर्ज नहीं हुआ है। आज मान लीजिए मैं किसी के खिलाफ किसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके एक परिवाद पेश कर दूं, नेचुरल जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस पे जिसके खिलाफ परिवाद पेश हुआ उसको शो कॉज नोटिस जारी करेगा। इस मामले में, जिस मामले का हवाला देकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रिसाइडिंग अफसर, रिटर्निंग अफसर को राज्यसभा के विन ओवर करके ये ऑर्डर प्राप्त किया है, मामला क्या है? मामला ये है कि किसी एक मामले में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ शो कॉज का नोटिस आया। तो क्या शो कॉज का नोटिस यह इंगित करता है कि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ कोई मामला लंबित है? वो तो अनरजिस्टर्ड केस होता है, दैट इज यूआर अनरजिस्टर्ड केस। अब इतनी बेसिक बात जो है, प्रिसाइडिंग अफसर भगवान जाने उनको कैसा क्या बोले, मैं तो टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कार्रवाई की है, एक अपंजीकृत प्रकरण पर उन्होंने ये कहा कि आपने कार्रवाई छुपाई है। मान लीजिए आज कांग्रेस पार्टी अपने लीगल सेल के द्वारा, ठीक है, अब तो खैर चुनाव प्रोसेस चालू हो गया राज्यसभा का, मान लीजिए कांग्रेस पार्टी लीगल सेल के द्वारा देश के विभिन्न न्यायालयों में विभिन्न लोग जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके खिलाफ अलग अलग छोटे मोटे तथ्यों के आधार पर परिवाद पेश करती। और नेचुरल बात है, जो
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रोसीडिंग है, उसमें इमीडिएट शो कॉज नोटिस, यदि आपने सब्सटेंटिव ठीक कुछ उसमें इफेक्ट दिए हैं तो न्यायालय उस पर नोटिस जारी करता, भाई बताइए आपके खिलाफ ऐसा प्रकरण आया है। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब मांगा, लेकिन बताया जा रहा है कि कोई जवाब नहीं दिया। क्या पार्टी नेतृत्व को इस बारे में पता था कि ये चीज है, कि पार्टी नेतृत्व भी अनभिज्ञ था इस मामले से? देखिए, ये जो इंडिविजुअल जानकारी है, हाँ। इसके बारे में हमारे यहाँ जो लीगल सेल है, हाँ। और जो मीनाक्षी नटराजन जी स्वयं पढ़ी लिखी महिला हैं, हाँ। ठीक है, लोकसभा की सांसद रह चुकी हैं, हाँ, पूर्व यदि ये सांसद, कहिए हाँ। कि उनको ये जानकारी नहीं हो कि फॉर्म में क्या भरा जाता क्या नहीं भरा जाता। वी आर नॉट लाइक नरेंद्र मोदी की जो अपने वाइफ का नाम भी छुपा ले। हाँ। हमें कोई छुपाना नहीं है। और सुन लीजिए आप, वो जिस प्रकार की महिला है, राज्यसभा सदस्य होने ना होने से उन्हें को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कांग्रेस पार्टी को जरूर फर्क पड़ता है, क्योंकि हम जिस मजबूती के साथ राज्यसभा में इसकी लड़ाई लड़ना चाहते थे, वो लड़ाई थोड़ी सी हमारी कमजोर होगी। और एक संघर्षशील महिला थी, गांधीवादी विचार वाली महिला थी, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मसले को जो है, ये मैदान में लड़ाई ना होकर इलीगल टेक्निकलिटीज, मैं लीगल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि यदि परिवाद का वो केस नंबर देते तो कुछ मामला जमता था, प्रिसाइडिंग अफसर को उस पर एक्शन लेने का अधिकार था। जब केस नंबर ही, दांडिक प्रकरण क्रमांक, क्रिमिनल केस नंबर ही नहीं इशू हुआ, तो कैसे मीनाक्षी नटराजन को मालूम हो जाएगा भैया मेरे खिलाफ ये केस पेंडिंग है? लेकिन आज मैं यहाँ बैठे आपके इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं पता चल गया था कि ये चीज कमी है, उस कमी को बीजेपी ने पकड़ लिया होगा। इनडायरेक्टली बीजेपी आपको इशारा भी करती रही अपने तीसरे कैंडिडेट को मैदान में उतारकर। क्या आपको भनक लग पाई कि बीजेपी ऐसा क्या करने जा रही है? आप तो यही सोचते रहे कि हॉर्स ट्रेडिंग करेगी, खरीद फरोख्त करेगी, जो कि हमेशा करती, जो हमेशा आरोप आपके द्वारा लगाए जाते हैं। क्या आपने सोचा कि ये चीज भी हो सकती है? देखिए, मैं आपको इतिहास में बहुत ले जाना नहीं चाहता हूं। हाँ। मैं भी कई उसमें लोकसभा के चुनाव में इलेक्शन एजेंट रह के कांग्रेस पार्टी की ओर से आपत्तियां ली हैं। हाँ। और रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जबलपुर लोकसभा के मामले में 2 बार गलत नामांकन स्वीकार भी किए हैं। और देखिए, ये मामला अभी से नहीं है। आप यदि इसका पुराना इतिहास देखेंगे तो जो 1980 में विद्याचरण शुक्ला जी का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ था, उसी को बेस करते हुए 1980 में संजय गांधी का भी नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ था। तो ये जो चुनाव फॉर्म एक्सेप्ट करने की ऑब्जेक्शन स्क्रूटनी का इशू होता है, इसमें यदि मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करती जिसमें किसी न्यायालय ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ किसी जिले में, तेलंगाना में या कहीं भी कोई दांडिक प्रकरण क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड का केस नंबर दिया होता, तो रिटर्निंग अफसर यदि उसके बारे में जानकारी मीनाक्षी नटराजन ने अपने शपथ पत्र में नहीं दी थी, तो ये बात लिली थॉमस के जजमेंट से कवर अप होती है। लेकिन जब कोई केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, मात्र शोकॉज नोटिस पे आप कैसे रिटर्निंग अफसर किसी का नॉमिनेशन कैंसिल कर देगा साहब? ये तो ऐसे हो जाएगा, मान लीजिए अपन फ्लैशबैक में चलते हैं, मुझे 5 दिन पहले नॉमिनेशन फॉर्म कांग्रेस पार्टी अपना कैंडिडेट बना दे, और मेरा कोई विरोधी हो, एक मजिस्ट्रेट कहीं जाके परिवाद पेश कर दे, मजिस्ट्रेट मेरे खिलाफ शोकॉज नोटिस इशू करेगा। अब मेरे को क्या मालूम कि मेरे खिलाफ शोकॉज नोटिस हो गया या नहीं हुआ? यहाँ तो मीनाक्षी जी को शोकॉज नोटिस, बट शोकॉज नोटिस डज नॉट अमाउंट टू रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस। ठीक है, अब मैं जान लेता हूं निशांत जी से। प्रकरण रजिस्टर्ड होने की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता, और ये लिली थॉमस के केस की प्रीव्यू में नहीं आता, जो ए.के. पटनायक साहब ने डिसाइड किया था कि सभी जो केस रजिस्टर्ड हो अब ये चूंकि चुनाव आयोग का काम है, इसमें बीजेपी को आप लगातार लपेट रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। निशांत जी, आप पर क्यों आरोप ऐसे लग रहे हैं और ऐसा क्या खेल आपने कर दिया? संभव जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, कोई अधिवक्ता नहीं हूं। हाँ। लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कांग्रेस की तरफ से इतने विद्वान अधिवक्ता, उनकी फौज तैयार है, फिर भी इस तरह की गलती की जाती है। तो एक संशय ये पैदा होता है, क्योंकि एक सामान्य समझ ये बताती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन ये कहती है कि जो मामले हैं वो सभी मामलों का जिक्र अपने नामांकन पत्र में करना है, अपने एफिडेविट में करना है। तो फिर ये नॉमिनेशन अगर ऐसा नहीं किया जाता तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन इस मामले में जानकारी क्यों छुपाई गई? एक मामला, इसमें तेलंगाना का जो ये मामला है, इसमें जैसे कि हमारे वकील अभी बता भी रहे थे, संकेत जी, कि
FIR दो तरीके से होती है, या तो पुलिस दर्ज करती है या तो फिर कोर्ट केस रजिस्टर करके समन्स जारी करती है। तो इस मामले में कोर्ट ने समन्स जारी किया। इसमें कांग्रेस की प्रत्याशी ये कहकर नहीं बच सकती कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस मामले में जवाब भी दिया है। नहीं, ये तो चीज इस मामले में सीधे तौर पर समझ आता है कि ना कि ये रजिस्टर्ड जानकारी छुपाई गई है। सिर्फ शोकोज नोटिस है निशांत जी, जी, ना कोर्ट कि ने समन जारी किया है संभव जी। ठीक है। संभव जी, मैं कंप्लीट कर लूं। मुझे तो ये लगता है, देखिए, ये बिल्कुल तय था कि हमारा तीसरा प्रत्याशी मैदान में उतरा और हम जीतने के लिए मैदान में हैं। तो हम तो जीतने ही वाले थे और इस बात की बहुत बड़ी संभावना थी कि लगभग 15-20 कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी में आस्था जताते हुए हमें वोट भी करने वाले थे। तो मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर खाने से ही किसी ने यह जानकारी छिपाने की चेष्टा की होगी। और मेरा हमेशा से मानना है कि कांग्रेस का संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, हमारी दूसरी संस्थाएं हैं उस पर विश्वास नहीं है। इस मामले में भी हमने देखा कि जिस तरीके से जानकारी छिपाने की चेष्टा की गई या जिस तरीके से जानकारी छिपाई गई वो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक था। तो कांग्रेस की हमेशा से यही प्रैक्टिस रही है। हम आज एक बार फिर ये साबित हो गया कि सत्य छिप नहीं सकता। इस मामले में तेलंगाना में जो मामला रजिस्टर हुआ उसकी जानकारी भी हम तक आ गई। तो कोई भी चीज छिपाई नहीं जा सकती। और कोई भी आपराधिक मामला हो, किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को, मीनाक्षी नटराजन जी तो सांसद भी रही हैं, उन्होंने इलेक्शंस भी लड़ा हुआ है, तो उनकी जो लीगल सेल है, मुझे लगता है इस तरीके की गलती नहीं करनी चाहिए। और कांग्रेस को एक बार फिर इसलिए मुंह की खानी पड़ी है क्योंकि उनका विश्वास किसी तरह की संस्थाओं में नहीं है, उनका बिलीफ हमारे लोकतंत्र में नहीं है। जी, तो निशांत जी, अब क्या बीजेपी कानूनी मामले से ज्यादा इसे राजनीतिक जीत के तौर पर पेश कर रही है? बिल्कुल। हमारा तो देखिए, कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया, इसका मतलब है कि हमारे जो तीसरे प्रत्याशी हैं श्री महेश केवट जी, उनकी जीतने की राह आसान हो गई। हमारे तीनों प्रत्याशी राज्यसभा में जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत खुशी का विषय है। ठीक है। अब मैं इनवाइट करूंगा धनंजय प्रताप जी, हैं वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धनंजय जी, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले आपसे अब समझना चाहेंगे इस पूरे सिनेरियो को सर आप कैसे देख रहे हैं? मीनाक्षी नटराजन का ये कहते हुए कि उन्होंने ये जानकारी छुपाई इसलिए उनका नामांकन रद्द कर दिया जाता है, उसके बाद बीजेपी के महेश केवट जो की जीत गए, क्या कहेंगे आप? देखिए संभव, ये मामला ना राजनीतिक ना होकर कानूनी मामला है। हाँ। मेरी जो कानूनविदों से बातचीत हुई, उन्होंने ये कहा कि कोई परिवाद हो या कुछ भी हो, उसमें समन जारी हुआ अदालत के द्वारा, इन्होंने जवाब दिया। इसका मतलब यह है कि वो पेंडिंग लीगल मैटर बन गया, सब जुडिस मैटर बन गया और उसकी जानकारी शपथ पत्र में उनको देनी चाहिए थी, जो नहीं दी गई। एक तो ये तकनीकी मामला है। दूसरा, देखिए, भारत निर्वाचन आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। उनके जो राज्य के रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, उन्होंने भी सारी चीजें देख करके परखने के बाद निर्णय लिया होगा कि नामांकन पत्र में कहीं ना कहीं कोई खामी रही है और लीगल खामी है और इसके कारण नामांकन पत्र निरस्त किया जा सकता है, तभी किया होगा। तो मुझे लगता है कि इसको राजनीतिक न मानकर कानूनी रूप से देखा जाए तो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन धनंजय जी, ऐसे मामला था कि 2 विधायकों की विधायकी चली गई, हाल का ही मामला दतिया के देख लीजिए, कांग्रेस विधायक, उस पर भी ध्यान नहीं दिया कांग्रेस ने कि उस चीज से सबक ले ली थी कांग्रेस। हाँ, निश्चित तौर पर संभव, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस को इस चुनाव को जितनी गंभीरता से लेना चाहिए था उसने नहीं लिया। देखिए, कांग्रेस ने हर स्तर पर गलती की संभव। देखिए, राजनीति जब आप कर रहे हैं तो आपको सतर्क भी रहना जरूरी है। मीनाक्षी नटराजन को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, घोषणा उसकी नामांकन पत्र जमा करने की जो अंतिम तारीख थी उसकी 3 दिन 4 दिन पहले कर दी। अगर यह कांग्रेस ये गलती नहीं करती कि मीनाक्षी नटराजन को प्रत्याशी बनाने का फैसला अंतिम दिन अगर करती तो मुझे लगता है कि वो रणनीति में सफल हो जाती। कांग्रेस ने जब मीनाक्षी नटराजन का नाम ऐलान किया तो स्वाभाविक है कि भाजपा सतर्क हो गई कि हम इस सीट को जीतते हैं। उन्होंने तत्काल तीसरा प्रत्याशी खड़ा कर दिया क्योंकि वो जानती थी कहीं ना कहीं हमको असंतोष का, इसका उसका कूटनीति का लाभ मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, वही गलती कांग्रेस ने नामांकन पत्र दाखिल कराने में की। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन जमा कराने के लिए उसको जो पहले से प्रारंभिक तैयारियां करनी थी, मुझे लगता है उसमें भी कुछ ना कुछ चूक और लापरवाही हुई है। लेकिन धनंजय जी, आपने ये चीज कही कि पहले
उन्होंने 3-4 दिन पहले नॉमिनेशन फाइल कर दिया। अगर आखिरी समय में करते तो ये और जानकारी छुपा ली जाती, तो ये कहीं ना कहीं धोखाधड़ी जरूर मानी जाती, धोखा दिया। इस चीज को अगर बीजेपी बाद में भुनाने की कोशिश करती है तो ये मामला कोर्ट में चला जाता। देखिए संभव जी, मैंने ये कहा कि कांग्रेस ने गलती करी 3-4 दिन पहले जो मीनाक्षी नटराजन की उम्मीदवारी घोषित कर दी। अगर इस उम्मीदवारी को कांग्रेस लास्ट तक के सस्पेंस बनाए रखती तो उसको राजनीतिक फायदा मिल सकता था, और हो सकता है संख्या बल के आधार पर भाजपा भी उसके खिलाफ में प्रत्याशी खड़ा नहीं करती, क्योंकि पहले ये माना जा रहा था कि भाजपा तीसरा प्रत्याशी खड़ा कर सकती है, इसीलिए कांग्रेस कमलनाथ जैसे किसी कद्दावर नेता को खड़ा करेगी, जिसके कारण हो सकता है भाजपा तीसरी सीट पर अपना प्रत्याशी ना खड़ा करे। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं कमजोर प्रत्याशी तो खड़ा किया था, जिसकी खामी उसको भुगतना पड़ी। ओके, अब मैं आपसे इस चीज को भी समझना चाहूंगा धनंजय जी, थोड़ा आप ये बताइए, क्या आपको ये भी चीज लगती है कि बीजेपी को ये चीज पहले से पता जरूर चल गई थी? हालांकि बीजेपी ये जरूर कहती रही, अभी भी कह रहे हैं कि 10-15 विधायक हमारे संपर्क में थे, वो पूरा सपोर्ट करने वाले थे। क्या बीजेपी उस राह में चलने वाली थी या विधायकों का साथ लेने वाली थी? क्या आपको लगता है कि बीजेपी के पास पहले से पुख्ता जानकारी थी, ठोस जानकारी थी कि ये जानकारी छुपाई गई है? देखो संभव, राजनीति में कहते हैं ना कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे से ही जानकारी लीक हुई होगी कि तेलंगाना में मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ में इस तरह के कोई प्राइवेट कंप्लेंट सब जुडिस है, और वो जानकारी यहां आई होगी। एक मेरा अंदाज और है कि चूंकि तेलंगाना में भी मध्य प्रदेश के जो पूर्व प्रदेश प्रभारी थे मुरलीधर राव वो रहते हैं, तो हो सकता है कि उनके जरिए ये जानकारी मध्य प्रदेश तक पहुंची हो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ एक थ्योरी तो है जिसके कारण जानकारी यहां तक पहुंच गई, और वो प्रस्तुत भी हो गई समय पर, आपत्ति भी लगा दी गई। ठीक है उमेश जी, क्या ये कांग्रेस संगठन की कमजोरी और चुनावी तैयारी की पोल नहीं खोलता? और कौन विभीषण है जिसने ये जानकारी लीक की है? उमेश जी देखिए साहब, विभीषण वाली बात नहीं है इसमें। आजकल तो पूरा जुडिशियल सिस्टम ऑनलाइन है, और आप जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसके खिलाफ क्या क्या पेंडिंग है ये ऑनलाइन मिल जाता। तो जहां तक आपका ये है कि विभीषण, कांग्रेस में कोई विभीषण नहीं। माफ कीजिएगा उमेश जी, आप अपनी बात को कंप्लीट करिएगा सर। इस बीच इस विषय पर एक महत्वपूर्ण बाइट आ रही है कांग्रेस से ही, वो सबसे पहले वो सुन लेते हैं। जी जी, नोटिस है लीगल नोटिस। अरे कौन मार रहा है लाइट यार, नोट है केस टोल्ड। थोड़ा सा पीछे यार। एंड व्हाट विल बी द लीगल रिपोर्ट? विल यू गो टू द कोर्ट एज वेल? See, let us see. We have still believe in legal system. How long will you be doing this? What are they saying? What are they saying? Then all 3 seats will go to the BJP from Madhya Pradesh. Like this will be the result, that the 3 seats will go to the BJP in the nomination. This is not the issue of seat. This is a basic matter of democracy. If you people are interested in individual, तो question to ask. You have to report the सारा कुछ। They are asking how to leave. सचिन सर आप बताइए सर, आप दिखा पाएगा। माइक डायरेक्ट बड़ा नीचे कर दो यार। देश के लोकतांत्रिक इतिहास में ये मोबाइल हाथ छोड़ दो यार। सर आप पे आ रहे हो बिना कोई क्या करूं, मैं जबरदस्ती कर रहा हूं। मैं आपको सही से बता रहा हूं, नॉमिनेशन पेपर को हमारे उम्मीदवार पर कोई एफआईआर नहीं है, कोई चार्जशीट। अल्लाह तोड़ले बड़ी इरिക്കുന്നു। കോടതിയെ സമീപിക്കോ? ബഗൽ ജി आप भी जाइए। ओके सर, परमिशन अनुमति राम सर यहाँ पर मौजूद हैं। और मध्य प्रदेश में जो मीनाक्षी नटराजन के साथ हुआ है, नॉमिनेशन रिजेक्ट हुआ, उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने भी बयान दिया और सीधे तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि अब कोर्ट की बात जरूर कही जाएगी। और उमेश जी, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटा, अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। और क्या कांग्रेस अब कोर्ट जाने की तैयारी में है? उमेश जी आप मुझे सुन रहे हैं अभी? उमेश जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? शायद समझ
उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं आपके पास, निशान जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अब चूंकि अब कांग्रेस ये ज़रूर कह रही है कि वो कोर्ट का सहारा लेगी, कोर्ट जाएगी, इस चीज़ को आगे बीजेपी किस तरह से टैकल करेगी फिर? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, हम ये मानते हैं कि जो नियम है, जो कानून है, जो विधि सम्मत है वही होना चाहिए, और विधि सम्मत यही है कि जानकारी नहीं छुपाई जानी चाहिए। तो जानकारी छिपाकर कांग्रेस प्रत्याशी ने अपराध तो किया। मुझे एक और बात लगती है, कांग्रेस में गुटबाजी इस तरीके से है, खेमेबाजी इस तरीके से है कि जब दिग्गज चुनाव लड़ते हैं तब कोई दिक्कत नहीं आती। दिग्विजय सिंह जी 2 बार राज्यसभा चले गए, कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तनखा जी गए, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक महिला प्रत्याशी जब कांग्रेस की तरफ से आई तो उनको लेकर खींचतान तो थी ही, बहुत गतिरोध मचा हुआ था उनकी उम्मीदवारी को लेकर। कांग्रेस के अंदर ही बहुत असंतोष था, कुछ नेताओं ने तो उस फैसले के विरोध में इस्तीफे भी दे दिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कोई कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस के ही अंदर से है, जिसका नतीजा ये रहा कि ये जानकारी छिपाई गई। अब ये जानबूझकर छिपाई गई या भूलवश छिपाई गई, जो भी है, लेकिन ये कृत्य तो आपराधिक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है या चुनाव आयोग ये कहता है कि सारी जानकारियां हलफनामे के माध्यम से पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। तो ये एक गंभीर लापरवाही है, गंभीर चूक है और गंभीर अपराध है, जिसकी सजा नामांकन का निरस्त होना तो है ही, और यही हुआ है। अब कांग्रेस को इसके आगे जहां जाना है वो जाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ये देख रही है कि कांग्रेस किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना और नॉन सीरियस पॉलिटिक्स कर रही है। ठीक है। इनके नेता राहुल गांधी जी जिस तरीके से रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन है, अनुच्छुक राजनेता है, उसी तरह से वो परिपाटी नीचे तक दिखाई देती है। पूरी कांग्रेस नॉन सीरियस मोड पर है। यही वजह है कि इस तरह की गलतियां सामने आ रही है। अगर अब ये गलती है या जानबूझकर है, जो कुछ भी है, लेकिन ये आपराधिक लापरवाही है और ये आपराधिक कृत्य है, जिसकी सजा इस नॉमिनेशन के रद्द होने के रूप में सामने आई है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सशक्त नेतृत्व के तहत 3 राज्यसभा के प्रत्याशी, 3 राज्यसभा के सांसद उन्हें मिलने जा रहे हैं, जो दिल्ली में मध्य प्रदेश की आवाज मजबूती से उठाएंगे। ठीक है धनंजय जी, क्या नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस के पास कोई कानूनी रास्ता बचता है? नहीं, कानून के तो पूरे रास्ते कांग्रेस के पास खुले हुए हैं। इसमें जो अभी जानकारी आई है, आपने सुना ही होगा कि कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वेणुगोपाल के, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग में जा रहा है अपनी बात रखने के लिए। हो सकता है चुनाव आयोग इसका पुनः परीक्षण करा सकता है, रिव्यू करा सकता है। चुनाव आयोग के पास में पूरे अधिकार है। अगर उसको लगेगा कि मध्य प्रदेश के रिटर्निंग ऑफिसर ने कोई गलती की है, कानूनी गलती की है, तो उसके वो पुनः परीक्षण भी करा सकता है, अगर उसको महसूस होगा तो। और नहीं तो फिर उसको कांग्रेस के पास में सिवाय अदालत जाकर के उसको चुनौती देने के अलावा कोई मामला बचेगा नहीं। आपको ध्यान होगा संभव कि कुछ साल पहले, मुझे लगता है शायद 2014 का लोकसभा चुनाव था, तब विदिशा में भी ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था लोकसभा चुनाव के दौरान। तब राजकुमार पटेल कांग्रेस प्रत्याशी थे और सुषमा स्वराज को भाजपा ने खड़ा किया था। तब राजकुमार प्रत्याशी समय पर अपना बी फॉर्म जमा नहीं कर पाए थे और उनका नामांकन निरस्त हो गया था, और सुषमा स्वराज लगभग एक तरह से निर्विरोध ही जीत गई थी चुनाव। तो उस समय भी देखिए वो गलती कांग्रेस की तरफ से की गई थी, जैसे भी की गई थी। और आज भी जो घटनाक्रम हुआ है उसमें कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति ज्यादा जिम्मेदार है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति इसलिए ज्यादा जिम्मेदार है कि देखिए कांग्रेस में इस समय बड़े नेता जो थे, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का युग समाप्त हो चुका है। नए युग में नई लीडरशिप में कांग्रेस चल रही है, और मुझे लगता है कि उस लीडरशिप ने जितनी गंभीरता उसको दिखाना चाहिए था मीनाक्षी नटराजन के मामले में, वो नहीं दिखा पाया। यानी कि कांग्रेस को फूक फूक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि कदम कदम पर कांटे बिछे हुए हैं। लेकिन अब आप ये बताइए थोड़ा धनंजय जी, क्या इस पूरे मामले का मध्य प्रदेश की राजनीति में और आगे राष्ट्रीय राजनीति पर कितना असर पड़ेगा? देखो संभव निश्चित तौर पे असर पड़ेगा। 2027 में नगर निगम के, पंचायत के, मंडी के सारे चुनाव होने हैं। कुछ समय बाद सहकारिता के चुनाव होने हैं। 2028 में विधानसभा मध्य प्रदेश का चुनाव होना है। 2029 में लोकसभा का चुनाव होना है। आने वाले 3 साल जो है वो सिर्फ चुनाव हैं। तो निश्चित तौर पे एक देखिए कांग्रेस की इस घटनाक्रम से निराशा बढ़ेगी, कार्यकर्ताओं में उत्साह में कमी आएगी कार्यकर्ताओं के, तो पार्टी पर भी इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। पार्टी का परफॉर्मेंस प्रभावित होगा, कार्यकर्ता प्रभावित होंगे, और देखिए जमीन पे कार्यकर्ता नहीं आएगा तो लड़ाई कांग्रेस की कौन लड़ेगा? वैसे भी देखिए कांग्रेस मध्य प्रदेश में 2003
के बाद से लगभग 14-15 महीने छोड़ दिया जाए तो सत्ता से बाहर है। और इस दौरान कांग्रेस ने नई पीढ़ी के कार्यकर्ता तो तैयार ही नहीं कर पाए। कांग्रेस की जो पुरानी पीढ़ी है वही चले आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को मानते भी हैं कि भाई कांग्रेस जो है कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, ये नेताओं की पार्टी है। हाँ, लेकिन धनंजय जी कहीं ना कहीं जब तीसरा कैंडिडेट बीजेपी ने उतारा तो ये लोगों को उम्मीद थी कि जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में यूथ के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी है, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के कंधे पर, तो वो ऐसा होने नहीं देंगे किसी कीमत पर। जो लगातार ये कहा जा रहा था कि बाड़ेबंदी जो कर रहे हैं, विधायकों की खरीद फरोख्त, इसमें कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हो जाते, लेकिन ये नहीं समझ पाई कि कांग्रेस के दूसरा खेल इनके साथ हो जाएगा। उमेश जी, अब आपके पास सिर्फ कोर्ट का रास्ता बचा है। अब कोर्ट जाएंगे? देखिए, कोर्ट का रास्ता तो सभी के लिए बचा है। हाँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन मैं एक आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, जिस प्रकार से एक गैर रजिस्टर्ड केस को रिटर्निंग अफसर ने ये मानते हुए कि ये एक रजिस्टर्ड केस है और नॉमिनेशन कैंसिल किया है, ये बिल्कुल लीगली, जिसको थोड़ी बहुत भी कानून की समझ हो, ऐसा व्यक्ति कभी भी इसको नहीं कहेगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया हुई थी कि एवरी कैंडिडेट हैज टू डिस्क्लोज हिज कैंडिडेचर और पास पूरा जो अपना इतिहास बताएगा संपत्ति के बारे में, आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में, जो लिली थॉमस की जजमेंट से आया था, तो उसमें कहीं नहीं कहा गया था कि आपके खिलाफ कोई शिकायत की गई है, उसके बारे में बताइए। ये तो सरासर अन्याय किया गया है मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस पार्टी के साथ रिटर्निंग अफसर ने, और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। देखिए, ये इतनी छोटी बात नहीं है कि आपने किसी एक का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया और आपने एक राज्यसभा सीट जीत ली, उससे कांग्रेस पार्टी को बहुत, हाँ, मैं एक कमी जरूर मानता हूं, पड़ेगा। मैं उसको नहीं, एक कमी जरूर मानता हूं। हाँ। कि हमारी हमेशा परंपरा रही है कि शुरू से मैं जितना कांग्रेस पार्टी में लीगल उस पर काम किया है, तो जितना एक कैंडिडेट का हमेशा एक डमी भराया जाता था। हाँ, इवन लोकसभा, विधानसभा, हर जगह एक डमी भराया जाता था। ये परंपरा क्यों टूटी? इसको परंपरा को चालू करना पड़ेगा, अन्यथा हमें आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। और हमेशा डमी भराना चाहिए। कांग्रेस क्या सबक लेगी? कांग्रेस क्या सबक लेगी? क्योंकि पहले भी इस तरह के मामले हो चुके हैं, दतिया में भी हमने देखा, उससे सबक नहीं लिया। नहीं, दतिया के किस संबंध में किसके बारे में बोल रहे हैं आप? दतिया में जो विधायकी रद्द हुई थी उसके बारे में हमने कहा, मल्होत्रा जी वाली। हाँ जी, कि ये मल्होत्रा जी वाली। नहीं, देखिए, वो तो लीगल इशू था, उस पर करेंगे, वो तो अभी वर्तमान में वो इतना रिलेवेंट नहीं है। तो कांग्रेस इस मुद्दे से सबक लेगी, क्या कहता है, सबक लेगी कि भविष्य में इस तरह की त्रुटि ना हो पाए। नहीं, देखिए, मेरा तो मानना कि हमेशा एक डमी भराना चाहिए। कांग्रेस परंपरा शुरू से रही है, जब देश आजाद नहीं हो तब से डमी भरा जाते रहे। मैं तो जता जानता हूँ बिना डमी के कोई फॉर्म भरा ही नहीं जाता था। एक आखिरी कमेंट निशांत जी, क्या मैसेज देंगे आप कांग्रेस को? निशांत जी। नहीं, मैं कांग्रेस को कोई मैसेज नहीं दे सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन हाँ, इससे एक सबक ये मिलता है कि किसी तरह की जानकारी नहीं छिपाई जानी चाहिए। हमें अपनी संस्थाओं में विश्वास रखना चाहिए और संगठन को एकजुट रहना चाहिए। जिस संगठन में बिखराव होता है उसमें इसी तरह की चीजें सामने आती है। डमी कैंडिडेट नहीं देना, ये भी अंदरूनी खींचतान का ही नतीजा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद निशांत जी आपका, धनंजय जी आपका और उमेश जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।